92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भंवर का आखिरी घेरा और इसको लिखा है अकबर कादरी ने। स्कूल से लौटते वक्त तनु ने अपना स्कूटर सब्जी मंडी के बाहर पार्क किया। सीट उठाकर डिक्की से झोला बाहर निकाला और हेलमेट उसमें रख दिया। धप से डिक्की बंद करते हुए वो आगे बढ़ गई। भैया, ये भिंडी कैसी दी? जी 37 रुपए किलो। अरे ठीक ठीक लगाओ ना, रोज तो आपसे ले जाती हूँ। मैं तो 35 ही दूंगी। क्या बहन जी, आप तो 1-1 रुपए के लिए किचकिच करते हो। सब्जी वाले को खींचता देख तनु को मम्मी की याद आ गई। क्या मम्मी, 1-2 रुपए के पीछे किचकिच की तो मैं आगे से नहीं आऊंगी आपके साथ। आज मम्मी ही उसके साथ नहीं है। आंखों में उभर आए आंसुओं को तनु ने उंगलियों से सोखा और सौदा लेके चली गई। एक हादसे में मम्मी और डैडी के अचानक गुजर जाने से कितना कुछ बदल गया है पिछले 1 महीने में। घर पहुंचकर तनु ने सब्जियों का झोला किचन में रखा ही था कि डोरबेल बजी। तनु ने दरवाजा खोला। सोनू और बब्बल थे। सोनू 8वीं में पढ़ रहा था और बब्बल 12वीं में। तनु ने कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूं। सोनू अंदर चला गया पर बब्बल की आंखें तनु दीदी के चेहरे पर रुक गईं। दीदी का रंग इतना साफ है कि आंसुओं से उभरा गुलाबीपन छिप नहीं पाता। नाक तो एकदम लाल हो जाती है। काश झूठ चुप रहकर भी बोला जा सकता। बब्बल के बिना कुछ पूछे ही तनु ने कहा, अरे मैं तो प्याज काट रही थी। बब्बल चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आजकल इस घर में कभी किसी को जुकाम हो जाता है तो कभी कोई प्याज काटने लग जाता है। रात हो गई थी। सोनू और बब्बल के सो जाने के बाद ड्राइंग रूम में लगी मम्मी डैडी की तस्वीर से तनु शिकायत करने लगी। उनके गुजर जाने के बाद वो अक्सर ऐसा करती है। बिजली का बिल आया है डैडी, मुझे तो पता भी नहीं कि जमा कहां करवाना है। और आपने ये भी नहीं बताया था कि 1500 रुपए स्कूटी की EMI में जाते हैं। सोनू और बब्बल के इम्तिहान सर पे हैं, कैसे संभाल पाऊंगी इतना सब। तनु की शिकायतों का पापा की तस्वीर पे कोई असर नहीं पड़ा। वो हमेशा की तरह मुस्कुराते रहे। अगले दिन शाम का वक्त था। तनु डैडी के बैंक के कागजात में उलझी हुई थी। दरवाजा खटखटाते हुए विनय अंदर आ गया। हाथों में कोट लिए, हल्की नीली शर्ट और ग्रे पैंट में विनय ऐसा लग रहा था जैसे अपने ऑफिस से चला रहा हो। तनु थोड़ा संभलते हुए बोली, आप बैठी, मैं चाय बना के लाती हूं। इतना कह के तनु किचन में चली गई। शायद अपने आप को संभालने का मौका ढूंढ लिया था उसने। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे तनु और विनय के रिश्ते की बातचीत हुए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कुछ महीने पहले डैडी के दोस्त मिस्टर वर्मा की वेडिंग एनिवर्सरी में मिली थी तनु विनय से। विनय ने तनु को देखते ही पसंद कर लिया था। अमेरिका में इंजीनियर विनय के बारे में जब तनु के डैडी ने उससे कहा, बेटा ऐसे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, तो डैडी की इस बात का जरा भी विरोध नहीं किया था उसने। कोई रस्म तो नहीं हुई थी पर तनु के MA के बाद शादी करने पर दोनों परिवारों में बातचीत जरूर हो गई थी। तब मम्मी और डैडी थे तो विनय घर खूब आता था। तनु से खूब बातें होती थीं। शादी से पहले एक दूसरे को जानने में लगे थे दोनों। वैसे जानने को एक पल भी काफी होता है और कभी कभी एक जन्म भी कम पड़ जाता है। पतीली से उबली चाय के साथ तनु भी यादों के बाहर आ गई। विनय के सामने कैसे रिएक्ट करे तनु को समझ ही नहीं आया। चाय पीते हुए विनय ने पूछा, मैं 1 हफ्ते तक और हूं यहां। अच्छा, तनु बोली। अब क्या सोचा है? विनय ने कहा, फिलहाल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूं, आगे का कुछ खास सोचा नहीं। नहीं तनु, मेरा मतलब है हमारे बारे में। वो वीजा के लिए अभी से अप्लाई करना होगा।
मुझे कोई हंगामा नहीं करना है, 2-4 परिवार के लोगों को बुला के छोटा सा फंक्शन रख लेंगे, सब इंतजाम हो जाएगा, तुम किसी चीज की फिक्र मत करना। तनु और विनय को पता ही नहीं चला कि पर्दे के पीछे सोनू और बब्बल उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सोनू ने बब्बल की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो, तनु दीदी शादी करके चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? बब्बल भी परेशान हो गई थी। उधर कुछ सोचते हुए विनय ने कहा, तुम वक्त लेना चाहती हो तो मैं 1-6 महीना और रुक जाता हूं। बब्बल अभी 12वीं में है विनय, और सोनू 8वीं में। 1-6 महीने में क्या हो जाएगा? कुछ देर खामोशी छाई रही। विनय ने सोनू और बब्बल के बारे में कुछ नहीं कहा, खाली चाय के प्याले को देखता रहा और चला गया। 5 दिन बाद विनय फिर आया, बस मिलने के लिए। जाते जाते उसने तनु से बस इतना ही कहा, आई एम सॉरी तनु। उसके सामने तनु ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोली, इट्स ओके। लेकिन फिर उसके जाने के बाद फूट फूट के रोई थी वो। सोनू और बब्बल की गैर मौजूदगी में रो लेने का मौका जो मिल गया था उसको। स्कूल के बच्चों की कॉपियां चेक करनी थी, इसलिए तनु ने अपने आप को संभाला और काम पर लग गई। नई नई नौकरी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साथ में अपनी पढ़ाई प्राइवेट करने का फैसला भी उसने कर लिया। खुद आगे नहीं बढ़ी तो बब्बल और सोनू के लिए क्या कर पाएगी? अचानक से कितनी बड़ी हो गई है तनु। सोनू कोचिंग से वापस आया तो देखा दीदी को जैसा छोड़ के गया था वैसे ही बैठी थी, बस कॉपियों का ढेर यहां से वहां हो गया था। तनु दीदी को इतनी मेहनत करते देख सोनू ने प्यार से पूछा, दीदी चाय बना के लाऊं? नहीं बेटा, तुम बस 1 गिलास पानी दे दो, चाय मैं खुद बना लूंगी। बेटा, कब सोनू भाई से बेटा हो गया तनु को पता ही नहीं चला। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। तनु के चाचा कभी कभार बीच बीच में हाल पूछने आ जाते। पूछते तो कुछ नहीं थे, बस अपनी सुना के चले जाते कि तेरी चाची बीमार रहती है, बड़ी बेटी रमोला ने बीएड ना करके मास कॉम में एडमिशन ले लिया है, सालाना इतनी फीस लगती है कि लोन लेना पड़ा, वगैरह वगैरह। उल्टे एक बार तनु ने तंज में कह दिया था, इतनी दिक्कत थी तो बताया क्यों नहीं, कुछ मदद तो कर ही देती। चाचा चुपचाप चले गए। शाम के वक्त डैडी की रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी तनु उनकी जैसी ही तो लगने लगी थी, एकदम शांत। सोनू ने आकर तनु से पूछा, दीदी आम की चारी बनाओ ना, मीठी वाली। दीदी से खाने के लिए पहली बार सोनू ने कुछ फरमाइश की थी, वरना जब मां थी तो रोज ही हंगामा करता था, मैं कद्दू नहीं खाता, लौकी तो फीकी है। तोरई की शक्ल तो देख के वो भाग खड़ा होता था। मां कई बार झल्ला जाती थी, इसे तो किसी लाट साहब के यहां पैदा होना चाहिए था, अब रोज रोज तो मशरूम नहीं बन सकता ना, नखरेबाज कहीं का। लेकिन मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद सोनू के सामने कुछ भी रख दो वो मना नहीं करता था, चुपचाप खा लेता। आज इतने दिनों बाद तनु से कुछ फरमाइश की थी तो तनु मना नहीं कर पाई, बोली बना दूंगी। जैसे मीठी अचारी बनाना आता हो। पर तनु को अच्छा लगा था सब ढर्रे पे आने लगा है। घर की चक्की चलाते चलाते 4 साल कैसे गुजर गए तनु को पता ही नहीं चला। सलवार सूट से साड़ियों तक का सफर तनु को उसकी उम्र से ज्यादा उम्र दराज कर गया था। वो आज बहुत खुश घर लौटी, हो भी क्यों ना, स्कूल में परमानेंट जो हो गई थी। उसने सोच लिया था कि बस बब्बल की शादी जल्दी से जल्दी कर देगी। यहां सब कुछ ठीक ठाक देख के चाचा तनु के लिए ही रिश्ता लेके आ गए। देख ले बेटा, तेरी चाची की सहेली थी ना शिल्पी, उन्हीं का बेटा है रमन, डाक विभाग में नौकर है। नहीं चाचा जी, अपने बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकती। सोनू और बब्बल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बब्बल के लिए कोई रिश्ता हो तो जरूर बताइएगा। बब्बल के लिहाज से लड़का उम्र में काफी बड़ा है, चाचा जी बोले। तनु मुस्कुरा के बोली, चाचा जी सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मेरी उम्र ज्यादा हो रही है? आप फिक्र ना करें, आजकल शादियां लेट भी हो जाती हैं। चाचा जी बिना कुछ कहे ही चले गए।
तनु ने अपनी शादी के ख्याल को जिम्मेदारियों के नीचे, बहुत नीचे दबा दिया। सोनू अपनी पढ़ाई में मशगूल था और बब्बल अपने दोस्तों में। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद फैशन डिजाइन में डिप्लोमा कर रही थी बब्बल। स्कूल से लौटते हुए हमेशा की तरह आज भी सब्जियों के थैलों से तनु के दोनों हाथ भरे थे कि तभी कंधे से लटकते बैग में मोबाइल बजने लगा। तनु ने जल्दी से किचन में सामान रख के मोबाइल उठाया। बब्बल का फोन था। हाँ बब्बल बोल। दीदी वो आज मैं रीमा के साथ रुक जाऊं? क्यों? शिबली और महनाज भी रुक रहे हैं। तनु ने कहा और कौन कौन है वहां? बताया ना, शिबली और महनाज। नहीं मेरा मतलब है तुम ही लोग हो ना बब्बल? तनु ने ऐसे ही न जाने कितने सवालों की झड़ी लगा दी। बब्बल को चिड़चिड़ाते देख तनु ने कह ही दिया, अच्छा ठीक है पर सुबह जल्दी आ जाना। 4 साल पहले मम्मी ने भी तो तनु से ऐसा ही कहा था, सुबह जल्दी आ जाना। कितना गुस्सा आया था तनु को मम्मी पे। उसने मम्मी को झल्ला के जवाब भी दिया था, मम्मी फिक्र करना बंद करो, मैं बच्ची नहीं रही। मम्मी ने समझते हुए कहा था, तभी तो फिक्र होती है बेटा। तनु को मम्मी की वो बात आज समझ आ गई थी। वाकई उम्र बेटी की बढ़ती है और फिक्र मां की। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। न जाने क्यों तनु बब्बल की हर छोटी छोटी सी बात पे नजर रखने लगी। किससे बात करती है, कहां जाती है, आजकल कुछ खोई खोई सी रहती है। जब दीदी आसपास होती हैं तो इतना कह के फोन काट देती है, अच्छा मैं बाद में बात करती हूं। उस दिन बब्बल जब बाथरूम में थी, तनु ने चुपके से उसका मोबाइल उठा लिया। इनबॉक्स में जानू नाम से कई मैसेज थे। तनु ने बड़ी हिम्मत करके एक मैसेज ओपन किया। लिखा था, मेले बाबू ने खाना खाया, लव। तनु के पैरों तले तो जमीन निकल गई। गुस्सा तो ऐसा आया उसे कि बस बब्बल को पकड़ के 2 थप्पड़ कसते। बाथरूम से निकलकर बब्बल भी सामने आ गई। दीदी का तमतमाता चेहरा और हाथों में मोबाइल देख के बब्बल को जैसे करंट लग गया। सर नीचे करके बस रोने लगी। बब्बल के आंसुओं के साथ तनु का गुस्सा भी पिघल गया। उसने बब्बल के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, कौन है? बब्बल बोली, अमर। कॉलेज में साथ में थे, लखीमपुर में बैंक में नौकरी करते हैं। अमर के बारे में काफी जांच पड़ताल के बाद न चाहते हुए भी अगले दिन तनु ने चाचा को फोन लगा दिया। रिश्ते की बातचीत के लिए किसी बड़े का होना जरूरी क्यों है, ये बात उसके अभी तक समझ में नहीं आई थी। खैर, रिश्ता तय हो गया। बब्बल की मंगनी के वक्त चाचा मेहमानों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे घर की सारी बागडोर उन्होंने संभाल रखी हो। सब खुश थे। अमर ने जब बब्बल को अंगूठी पहनाई तो तनु की नजरें अपने आप ही अपनी सूनी उंगली पर चली गई। तनु ने धीरे से दूसरे हाथ से अपनी सूनी उंगली को ढक लिया। उसकी आंखों में जो आंसू उभरे थे, या खुशी के थे या गम के, ये कोई नहीं समझ सका। मंगनी के 2 महीने बाद की तारीख तय हुई थी बब्बल की शादी की। शादी की तैयारियों में लगी तनु थोड़ा घबराई सी रहती, कहीं कोई कमी न रह गई हो। उसने जरूरी सामान की लिस्ट तो तैयार कर ली थी, साथ में खर्चे का बजट भी। लोन की अर्जी तो वो पहले ही दे चुकी थी। रात में बड़ी हिम्मत करके उसने मां की अलमारी का लॉकर खोला। सामने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। तनु ने उसे कपड़े से साफ किया, खोला, कुछ जेवर थे। जब विनय से तनु का रिश्ता तय हुआ था तो मां ने जेवर उसको निकाल के दिखाए थे। कहा था, देखिए जेवर तेरे लिए हैं, तुझको जो भी डिजाइन अच्छी लगे इनको तोड़वा के बनवा लेना। अब तक बब्बल भी कमरे में आ गई। तनु ने मां के वही शब्द फिर से दोहरा दिए, बब्बल देखिए जेवर तेरे लिए हैं, तुझको जो भी डिजाइन अच्छी लगे इन्हें तोड़वा के बनवा लेना। बब्बल ने मुस्कुरा के अपना सर दीदी की गोद में रख दिया। ज्यों ज्यों शादी के दिन करीब आते गए, वक्त घर में कम, बाजार में ज्यादा बीतने लगा। आज बब्बल के लिए लहंगा खरीदना था,
कमबख्त जो लहंगा बब्बल को पसंद आता उसे बजट नापसंद कर देता, और जो बजट पसंद करता उसको बब्बल। बड़ी मुश्किल से शर्मा वेंडिंग स्टोर में दोनों को कुछ साथ में पसंद आया था। बब्बल ने वो लाल लहंगा पहना तो बिना मेकअप के ही बहुत सुंदर दुल्हन लग रही थी तनु की बहन। वैसी ही दुल्हन जैसी तनु बनी होती अगर वक्त ने साथ दिया होता। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बब्बल बहुत खुश थी, अपनी पसंद का लहंगा जो मिल गया था। बब्बल अपनी सहेलियों के साथ बगल की दुकान से मैचिंग परांदे लेने लगी तो नजर बचा के तनु ने लहंगे को अपने ऊपर ढक के देखा। इतने सालों बाद लाल रंग में अपने आप को देख के बहुत अच्छा लगा तनु को, वरना हमेशा वही हल्के रंग। सब कहते हैं कि टीचर्स को सिंपल और सोबर होना चाहिए। तनु को ऐसा करते देख दुकानदार ने टोक दिया, बहन जी बहुत फबरा है आप पे ये रंग, ये लीजिए आप इसी रंग की साड़ी ट्राई कीजिए। दुकानदार ने हल्के और गहरे लाल रंग की साड़ियां निकाल के सामने रख दी। तनु ने जैसे एक पल में वो सारे रंग पहन के देख लिए। अपने आप पे ही मुस्कुरा दी थी तनु। इतने में बब्बल परांदे लेके वापस आई और दुकानदार को झड़कते हुए कहा, ए भैया ये कैसी साड़ियां दिखा रहे हो दीदी को, कोई हल्का रंग दिखाओ, गुलाबी में नहीं है क्या? बब्बल की एक सहेली ने दुकानदार से कहा। तनु को झटका सा लगा। दुकानदार चुपचाप साड़ियां उठा के रखने लगा। तनु को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी उम्र का रंगीन पड़ाव उठाकर उन लाल साड़ियों की तह में रख दिया हो। शादी के माहौल में कभी कभार मम्मी डैडी की कमी आंखों में पानी बन के दिखती रही। फिर शादी का दिन भी आ गया। सभी रिश्तेदार आए, इंतजाम देख के दंग रह गए। मेहमानों की बातें सुनकर तनु को भी फख्र महसूस हुआ। वाह, खूब संभाला है तनु ने, सच में मां बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, कमाल है। पर किसी ने यह नहीं पूछा कि यह इंतजाम किया कहां से। मेहमानों के बीच चाचा जी अपनी झूठी वाहवाही लूटने से भी नहीं चुके। बस जी सोनू का मेडिकल क्लियर हो जाए तो भाई साहब का सपना पूरा हो। किसी ने पूछा, जी तनु की शादी का क्या विचार है? चाचा ने एक आह लेते हुए कहा, जैसे बड़ी चिंता में डूब गए हों, भाई मैंने तो पूछा था, अब अनु खुद ही तैयार नहीं है। अब इस दौर में जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, वरना हमें तो बिना पूछे ही मंडप पे बिठा दिया गया था। सभी ठहाका मार के हंस दिए। तनु के चेहरे पे भाव ऐसे थे जैसे कुछ सुना ही ना हो। सब कुछ हंसी खुशी निपट गया। बब्बल के जाने के बाद घर काफी सूना सा लगने लगा था तनु को। सोनू मेडिकल की तैयारी में ऐसा लगा कि बस कोचिंग से घर और घर में स्टडी टेबल पे ही उलझा रहता। स्कूल से लौटने के बाद तनु अक्सर बाहर टहलने चली जाती। एक शाम बाजार में घूमते हुए विनय टकरा गया। अरे आप यहां कैसे? तनु ने पूछा। बस छुट्टियों में याद शहर घूमने चला आया था। थोड़ा हालचाल पूछने के बाद विनय ने तनु से कहा, तुमने शादी जी नहीं की? तनु ने कहा। विनय कुछ कह पाता इससे पहले कि एक महिला 3-4 साल की एक बच्ची को गोद में उठाए विनय के पास आके बोली, लीजिए आप संभालिए, आपने आदत खराब की है। विनय ने उस महिला से बच्ची को लिया और इशारा करते हुए तनु से कहा, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी ईशा। तनु ने नमस्ते करते हुए सर हिलाया। विनय ने जिद की तो तनु को कुछ देर साथ में ही घूमना पड़ा। उन लोगों से विदा लेकर घर तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था तनु को। एक जख्म अचानक फिर से रिसने जो लगा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। संडे का दिन था। तनु घर पे ही थी। सोनू चुपके से अंदर आया और दीदी को गोद में उठा लिया। दीदी मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो गया है, बस अब कुछ सालों में डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तनु को लगा जैसे उसकी तपस्या सफल हो गई हो। न जाने क्यों अपनी शादी का ख्याल तनु के मन में फिर उभर आया था। सोनू को हॉस्टल छोड़ने के लिए तनु ने चाचा को क्यों बुलाया था, सोनू समझ नहीं सका। उसकी ट्रेन कल सुबह की थी।
शाम की चाय के वक्त तनु ने चाचा को चाय देते हुए कहा, चाचा विनय मिला था, उसकी बेटी तो खूब बड़ी हो गई है। चाचा ने हूं हां के अलावा कुछ और नहीं कहा। बब्बल की शादी की एल्बम भी उठा लाई थी तनु, पर चाचा के मुंह से वो नहीं निकला जो वो सुनना चाहती थी। सुबह चाचा और सोनू चले गए। चाचा के साथ तनु की एक उम्मीद भी खामोशी से चली गई। तनु ने स्कूल की दोनों शिफ्टों में काम करना शुरू कर दिया। कम से कम दिन में अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा। सोनू के डॉक्टर बन जाने तक तो इंतजार करना ही होगा, अपने आप को दिलासा दी उसने। 5 साल उतनी ही खामोशी से निकल गए जितनी खामोशी से सफेद रंग तनु के कुछ बालों को रंग गया था। बब्बल के फोन आते तो वो बस अपने बारे में बात करती कि ये बहुत अच्छे हैं, कल बेटी का जन्मदिन था वगैरह। बब्बल कभी ये समझ ही नहीं पाए कि उसकी ये बातें तनु दीदी के अकेलेपन को और अकेला कर जाती। सोनू अपने दोस्तों और कॉलेज में इतना मशगूल हो गया था कि पिछले साल छुट्टियों में घर तक नहीं आया था। आज सोनू को डिग्री मिलने वाली थी। तनु ने एक छोटी सी उम्मीद बांध रखी थी इस दिन से। शाम होते ही वो पल आ गया जिसका तिनका तिनका इंतजार किया था तनु ने। सोनू का फोन था। दीदी कल डॉक्टर सोनू याद शहर आ रहे हैं। फोन पर बात करते करते सोनू की आवाज कुछ बदल सी गई। उसने झेपते हुए कहा, दीदी एक बात बतानी थी आपको। मैं कल रिचा को अपने साथ ला रहा हूं आपसे मिलाने के लिए। मेरी क्लास में ही थी। तनु के कानों में सन्नाटा सा भर गया। उस वक्त तो तनु ने हंस के जवाब दिया, पर बाद में उसको ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने बहुत बड़ा धोखा किया हो उसके साथ। उसने सोचा था कि डॉक्टर बन जाने के बाद सोनू आके बोलेगा, दीदी अब तुम शादी कर लो, मैं सब संभाल लूंगा। इस पल का तो तसव्वुर भी नहीं किया था उसने। परिवार के लिए बस एक लंबा इंतजार ही तो चुना था उसने, सारी जिंदगी के इंतजार की सजा थोड़े। रात में मम्मी डैडी की तस्वीर के सामने बहुत रोई थी वो। उसी रात उसने अपने जहन से चिपकी सारी गलत फहमियों को नोच नोच के फेंक दिया। सुबह सो के उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। कल रात बहुत कुछ पिघल के आंसुओं के साथ बह गया था। सुबह स्कूल के लिए तैयार होते वक्त अरसे बाद कई बार आईने में अपने आप को देखा तनु ने। खुद को भी सुंदर लग रही थी वो। उसने अखबार से किसी मैरिज ब्यूरो का पता निकाला, पिछले साल खिंचाई गई तस्वीरों में से एक तस्वीर पर्स में रखी और स्कूटर पे बैठ के घर से निकल गई। बस इतनी सी थी कहानी।